हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग हमारा इतिहास और नागरिक जीवन में कक्षा 8 की SCERT द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तक के चैप्टर 3 पार्ट 3 भारत में कंपनी राज्य का विस्तार, इसे पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जिस समय अंग्रेज भारत के उत्तर पूर्वी भाग में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, उसी समय दक्षिण भारत के मैसूर, हैदराबाद तथा मराठा राज्य के शासक आपसी युद्ध में व्यस्त थे। देश के शासक प्राय अपनी सीमा के विस्तार या उत्तराधिकार के लिए संघर्षरत थे। जो राजा या शासक अपने को कमजोर समझते, वे अंग्रेजों की शरण में चले जाते। जो शासक अंग्रेजों से मदद मांगने के लिए जाते, उन्हें अंग्रेज सैनिक मदद देते। अंग्रेज बदले में उस व्यक्ति से जीते हुए राज्य का कुछ भाग व अन्य रियायतें लेते। भारतीय शासक अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गए। अंग्रेज लगभग 90 वर्षों में, मतलब कि 1764 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक भारत के अधिकांश हिस्से पर राज्य करने लगे थे। सोचिए और बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत व्यापार करने आई थी और कैसे इतने बड़े देश पर अपना राज्य और अधिकार बढ़ा सकी। अंग्रेजों ने विभिन्न नीतियों के अंतर्गत, जैसे कि वेलेजली की सहायक संधि नीति हो गई, डलहौजी की विलय नीति हो गई, ठीक है, और कुशासन का आरोप लगाकर राज्य को हड़प लेना, युद्ध में पराजित करके शासकों से लाखों रुपए वार्षिक लेना व फूट डालो और राज करो जैसी कूटनीतियों के जरिए भारत के राज्यों को कंपनी राज्य में मिलाया। ये है हैदर अली। विजयनगर साम्राज्य के पतन के पश्चात मैसूर राज्य ने अपनी स्वाधीनता को बनाए रखा। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में हैदर अली ने मैसूर की सेना में एक साधारण अधिकारी के रूप में कार्य प्रारंभ किया। शीघ्र ही वह अपनी कुशाग्र बुद्धि के द्वारा सेना में उच्च पद तक पहुंच गया। 1761 ईस्वी में उसने मैसूर राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। उसने बिदनूर, सुदा, सेदा, कन्नड़ और मालाबार के इलाकों को जीत लिया। मालाबार की जीत से हैदर अली की सत्ता का समुद्र तट तक विस्तार हो गया। इससे अंग्रेजों का आशंकित होना स्वाभाविक था। दोनों के मध्य संघर्ष अवश्य संभावित था। अतः 1768 से 1792 के मध्य मैसूर एवं अंग्रेजों के मध्य में निम्नलिखित 3 युद्ध हुए। पहला जो मैसूर युद्ध था वो था 1768 से 1769 ईस्वी तक। हैदर अली को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अंग्रेजों ने हैदर अली के विरुद्ध निजाम, मराठों और कर्नाटक के नवाब का एक सम्मिलित मोर्चा बनाया, किंतु हैदर अली विचलित नहीं हुआ। उसने मराठों को धन देकर तथा निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया। इसके पश्चात उसने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। 1.5 वर्ष तक युद्ध होता रहा। हैदर अली ने मद्रास को घेर लिया। 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को हैदर अली तथा अंग्रेजों के मध्य संधि हो गई। इस संधि के द्वारा जीते हुए प्रदेशों को एक दूसरे को लौटा दिया गया तथा विपत्ति में एक दूसरे की सहायता करने का वचन भी दिया गया। 18वीं शताब्दी में भारत, चलिए ये देख लेते हैं कि कैसा था 18वीं शताब्दी में भारत। सत्रह 1771 ईस्वी में मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण कर दिया, परंतु 1769 ईस्वी में हैदर अली एवं अंग्रेजों के मध्य हुई संधि के अनुसार अंग्रेजों ने हैदर अली की सहायता नहीं की। इससे हैदर अली ने निजाम तथा मराठों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाया। जुलाई 1780 ईस्वी में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया तथा कर्नल बेली के अधीन अंग्रेजी सेना को पराजित कर अर्काट जीत लिया। इसी बीच अंग्रेजों ने निजाम तथा मराठों को हैदर अली से अलग कर दिया। हैदर अली इस स्थिति का सामना किया, परंतु नवंबर 1781 ईस्वी में वह पराजित हुआ। 1782 ईस्वी में हैदर अली ने अंग्रेजों को बुरी तरह हरा दिया। 6 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर अली की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने राज्य का उत्तरदायित्व संभाला। टीपू ने 1 वर्ष तक युद्ध जारी रखा। अंत में दोनों पक्षों ने मार्च 1784 ईस्वी में संधि कर ली और दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रांत लौटा दिए। अब है तीसरा मैसूर युद्ध, जो कि 1790 से 1792 के बीच में लड़ा गया। अंग्रेजों का मैसूर के विरुद्ध तीसरा टकराव 1790 ईस्वी में हुआ। टीपू कोचीन रियासत को अपने अधीन मानता था। त्रावणकोर के महाराजा ने डचों को कोचीन रियासत में स्थित जैकोटे और क्रगानरमूल लेने का प्रयत्न किया था। इसके कारण टीपू ने आक्रमण कर दिया।
अंग्रेजों ने त्रावणकोर के राजा के पक्ष में टीपू पर आक्रमण किया। अंग्रेजी सेना वेल्लोर तथा अंबूर से होती हुई बेंगलोर तक पहुंच गई, जिसे उसने मार्च 1791 ईस्वी में जीत लिया। अंग्रेजी सेना श्रीरंगपट्टम तक पहुंच गई। अंग्रेजों ने कोयम्बटूर भी जीत लिया, परंतु शीघ्र ही वे पुनः उसे हाथ से खो बैठे। मराठा तथा निजाम की सहायता से उन्होंने पुनः श्रीरंगपट्टम की ओर चढ़ाई की। टीपू ने इसका कड़ा विरोध किया। जब टीपू ने देखा कि युद्ध जारी रखना असंभव है, तो उसने 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टम की संधि कर ली। श्रीरंगपट्टम की संधि जो है 1792 ईस्वी में हुई। इस संधि के अनुसार उसे अपने राज्य का आधा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। इसके अंतर्गत अंग्रेजों को बारामहल, डिंडीगुल तथा मालाबार मिला। टीपू को 3 करोड़ रुपए युद्ध क्षति के रूप में भी देना पड़ा। युद्ध के इस दौर में टीपू की बहुत क्षति हुई। वह अपने राज्य को पूर्णतया समाप्त होने से बहुत कठिनाई से ही बचा पाया। 1798 ईस्वी में भारत में लॉर्ड वेलेस्ली आया, जो एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था। लॉर्ड वेलेस्ली ने देसी राजाओं को अपने अधीन करने की योजना बनाई। उनकी यह योजना सहायक संधि कही जाती है। सहायक संधि के अंतर्गत देसी राजाओं पर यह दबाव डाला गया कि वे अंग्रेजों के संरक्षण में आ जाएं और उसके बदले में अंग्रेजी राज्य उनकी आंतरिक सुरक्षा एवं बाह्य शक्तियों से रक्षा करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेगा। इस संधि को स्वीकार करने वाले शासकों को कंपनी का आधिपत्य स्वीकार करना था। इन शासकों को अपने खर्चे पर अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी रखनी पड़ती थी। खर्च वहन न कर पाने की स्थिति में अपने राज्य का कुछ भाग कंपनी को देना पड़ता था। कंपनी की अनुमति के बिना उन्हें किसी से भी युद्ध अथवा संधि करने का अधिकार नहीं था। उन्हें अपनी राजधानी में कंपनी सरकार का रेजिडेंट रखना पड़ता था, जो राज्य पर निगरानी रखता था। इस नीति के अंतर्गत अंग्रेजों ने मैसूर, तंजौर, सूरत, कर्नाटक तथा हैदराबाद पर कब्जा किया। वेलेस्ली ने यह निश्चय किया कि या तो टीपू का अस्तित्व पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए अथवा उसे अपने अधीन बना लिया जाए। इसके लिए उसने टीपू सुल्तान पर यह दोष लगाया कि वह निजाम और मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है और विभिन्न देशों ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापार कर रहा है। ये सभी आरोप उसके उद्देश्य पूर्ति के लिए पर्याप्त थे। अप्रैल 1799 ईस्वी में उसने टीपू के विरुद्ध अभियान आरंभ कर दिया। मई 1799 ईस्वी को अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टम का दुर्ग जीत लिया और मैसूर अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। दक्षिण भारत के इतिहास में टीपू का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। उसने अपनी वीरता, साहस तथा आत्माभिमान को कभी नहीं छोड़ा और वेलेस्ली की सहायक संधि का निमंत्रण अस्वीकार किया। उसकी एक प्रिय उक्ति थी कि एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं। इसी उक्ति का पालन करते हुए वह श्रीरंगपट्टम के द्वार पर लड़ता हुआ मारा गया था। मराठों से संघर्ष। मुगल साम्राज्य की पतनावस्था में मुगलों की केंद्रीय सत्ता निर्बल तथा प्रभावहीन हो चली थी। उधर मराठा संघ, जिसमें नागपुर के भोंसले और बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया मुख्य सरदार थे तथा जिनका प्रमुख पेशवा होता था, ने उत्तर भारत की ओर अपना प्रभाव विस्तृत कर लिया था। परंतु अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने, जो भारत पर अधिकार करना चाहता था, मराठा संघ की सेनाओं को सन 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजित किया, जिससे मराठा शक्ति बहुत क्षीण हो गई। मराठों के प्रमुख नेताओं का ध्यान अब पुणे पर केंद्रित होने लगा और पेशवा प्रधानमंत्री पद पाने के लिए उनमें आपसी होड़ होने लगी। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि अंग्रेजों ने मराठा सरदारों को आपसी कलह का लाभ उठाने का अवसर मिल गया। सन 1772 ईस्वी में पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद उसका भाई रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता था, परंतु उसने पद की लालसा में अपने भाई के बेटे नारायण राव का वध करवा दिया। उसके इस कार्य से मराठा नाराज हो गए। नारायण राव के नवजात पुत्र को पेशवा की गद्दी पर बैठा दिया। उसकी सुरक्षा और शासन संचालन के लिए नाना फडणवीस की देखरेख में एक संरक्षण परिषद का गठन किया गया। रघुनाथ राव अंग्रेजों की शरण में चला गया और उसने अंग्रेजों से सहायता मांगी। वे इसके लिए तैयार बैठे थे। अंग्रेजों और मराठों के बीच प्रथम मराठा युद्ध जो है 1775 से 82 ईस्वी के मध्य में हुआ, जो 7 वर्षों तक चला।
किंतु नाना फडणवीस के कुशल नेतृत्व तथा मराठों की सैन्य शक्ति के आगे अंग्रेजों को अधिक सफलता ना मिल सकी। अंत में सालबाई नामक स्थान पर 1782 ईस्वी में दोनों पक्षों के बीच संधि हो गई। उनके अनुसार नारायण राव के नवजात पुत्र को पेशवा स्वीकार कर लिया गया। सन 1800 ईस्वी में फडणवीस की मृत्यु हो गई और मराठों पर आपसी संघर्ष के बादल मंडराने लगे। मराठों ने वेलेजली की सहायक संधि से अपने को दूर रखा था, किंतु नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद सिंधिया, होलकर और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने प्रमुख शक्ति बनने के लिए आपस में संघर्ष प्रारंभ हो गया। होलकर ने पेशवा बाजीराव द्वितीय और सिंधिया की सेनाओं को पराजित कर दिया और पूना पर अधिकार कर लिया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने भागकर अंग्रेजों की शरण ली। अंग्रेजों ने सहर्ष पेशवा की सहायता करना स्वीकार किया। सहायता देने के पूर्व अंग्रेजों ने उसे सहायक संधि स्वीकार करने को बाध्य किया, जिसके परिणाम स्वरूप पेशवा का एकाधिकार समाप्त हो गया। परंतु भोंसले और सिंधिया को यह अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने लॉर्ड वेलेजली के विरुद्ध द्वितीय मराठा युद्ध 1803 ईस्वी की घोषणा कर दी, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। अंग्रेजों ने उन्हें अपमानजनक संधियां करने के लिए विवश कर दिया, जिसके अंतर्गत दोनों मराठा सरदारों को अपने राज्य का काफी हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा और उन्होंने अपने अपने राज्यों में अंग्रेज रेजिडेंट रखना स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात कंपनी ने होलकर के विरुद्ध द्वितीय मराठा युद्ध 1804 से 1805 ईस्वी छेड़ दिया, जिसमें अंग्रेज असफल रहे। दोनों के बीच में 1806 ईस्वी में संधि हो गई। यद्यपि मराठों की शक्ति कमजोर हो गई थी, फिर भी वे अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए संयुक्त मोर्चा बनाने को तैयार थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने पूना स्थित अंग्रेज रेजिमेंट तथा नागपुर स्थित रेजिडेंसी पर आक्रमण कर दिया। यह मराठों एवं अंग्रेजों के बीच का अंतिम युद्ध था, जो चतुर्थ मराठा युद्ध 1817 ईस्वी नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्ध में मराठों की सम्मिलित सेना अंग्रेजी सेना से हार गई। बाजीराव द्वितीय का पूना प्रदेश अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। सिंधिया और होलकर के अधीन राजपूताना राज्य भी अंग्रेजी राज्य के अधीन हो गए। जो राज्य पूर्णतया अंग्रेजी शासन के अंतर्गत नहीं थे, वे भी प्रत्यक्ष रूप से उनके नियंत्रण में थे। डलहौजी की विलय नीति, चलिए इसको देखते हैं, ये क्या है। सहायक संधि नीति के द्वारा जिस तरह वेलेजली ने भारत में अनेक राजाओं को अपने नियंत्रण में कर लिया था, उसी प्रकार लॉर्ड डलहौजी ने राज्यों को हड़पने के लिए एक नीति अपनाई। इस नीति के अंतर्गत उसने यह नियम घोषित किया कि भारत के जिन जिन राजाओं को कोई पुत्र ना हो, वे अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी को गोद नहीं ले सकते। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार प्रत्येक संतानहीन व्यक्ति को गोद लेने का अधिकार प्राप्त है, किंतु डलहौजी ने अंग्रेजी राज्य के अधीन किसी संतानहीन भारतीय नरेश को गोद लेने का अधिकार निषेध कर दिया। नाना साहब, इस नीति के अंतर्गत सतारा, नागपुर, उदयपुर, जैतपुर, सघाट, संभलपुर, झांसी राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। डलहौजी ने यह नीति भी अपनाई कि भारतीय नरेशों को दी जाने वाली पेंशन और उपाधियों से भी वंचित कर दिया जाए। कर्नाटक के नवाब और तंजौर के राजा तथा नाना साहब की पेंशन और उपाधियां समाप्त कर दी गई। अंग्रेजों की सफलता के कारण, भारत में अंग्रेजों की सफलता के अनेक कारण सहायक सिद्ध हुए। पहला, भारत में अंग्रेजों की विजय बंगाल से प्रारंभ हुई। बंगाल का एक अत्यंत उपजाऊ भूभाग था। वहाँ शासन स्थापित हो जाने से उन्हें राजस्व का लाभ तो मिला ही, साथ ही उनका व्यापार भी बढ़ा। इससे कंपनी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। अंग्रेजों की सैन्य शक्ति बहुत उन्नत थी। उनके सैनिक अपेक्षाकृत अधिक कुशल एवं प्रशिक्षित थे। उनके पास शस्त्र न केवल प्रचुर मात्रा में थे, बल्कि वे उच्च तकनीक पर भी आधारित थे। ब्रिटिश कालीन चांदी का सिक्का, जिसमें कि महारानी विक्टोरिया की तस्वीर बनी थी, 1862 ईस्वी का है। उनके पास जहाजी बेड़ा था, लेकिन भारतीयों के पास इसका अभाव था। ये जहाजी बेड़े इंग्लैंड से आते रहते थे, इस कारण उनके पास रसद एवं सैनिकों का कोई भी अभाव नहीं रहता था। अंग्रेज अधिकारी कूटनीति का सहारा लेकर भारत में शासन करते रहे, जैसे वेलेजली की सहायक संधि नीति एवं डलहौजी की विलय नीति। उन्होंने फूट डालो और राजकरों की कूटनीति भी अपनवाई। भारत में कुशल नेतृत्व का अभाव था। राजा जो है आपस में लड़ते रहते थे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। यहाँ पे जो है अंग्रेजों का अवध, बनारस, रुहेलखंड तथा पिंडेरियों से युद्ध का एक चार्ट दिया हुआ है। तो वर्ष पहले जो खाना है उसमें युद्ध एवं वर्ष दिया है, दूसरे में किन के बीच युद्ध हुआ वो है। फिर युद्ध या विलय के क्या कारण थे ये था, उसका परिणाम और संधि प्रस्ताव दिया हुआ है। तो जो अवध का युद्ध था वो 1856 ईस्वी में हुआ था।
लॉर्ड डलहौजी तथा नवाब वाजिद अली शाह के मध्य में हुआ था। इसका कारण था नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन एवं अकर्मण्यता का आरोप, और इसका परिणाम था अवध राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। इसकी संधि या प्रस्ताव जो थी वो थी फैजाबाद की संधि। अंग्रेजों को 22.5 लाख रुपए कर के रूप में दिए गए और नवाब जो है कलकत्ता में नज़रबंद कर दिए गए और जीवन निर्वाह के लिए उन्हें 12 लाख रुपए सालाना पेंशन दी गई। रुहेलखंड का जो युद्ध था 1773 ईस्वी में लड़ा गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स तथा रुहेल सरदार हाफिज रहमत खान के मध्य में। रुहेला सरदार द्वारा अवध के नवाब को 40 लाख रुपए देने से मना करना इसका एक प्रमुख कारण था, और इसका परिणाम था हाफिज रहमत खान मारे गए। रुहेलखंड के अधिकांश भाग को अवध राज्य में मिला लिया गया और शेष भाग पर रामपुर की रियासत स्थापित हुई। और बनारस का युद्ध जो हुआ था वो 1780 ईस्वी में हुआ था, वारेन हेस्टिंग्स और राजा चेत सिंह के मध्य में। इसका जो कारण था अंग्रेज द्वारा फैजाबाद संधि को तोड़ना तथा इस अधिक धन, घुड़सवार तथा बंदूकची की मांग मना करने पर चेत सिंह को 50 लाख रुपए का जुर्माना, और इसका परिणाम निकला था दोनों के मध्य में संघर्ष हुआ। हेस्टिंग्स द्वारा विद्रोह का दमन कर दिया गया और इसका जो संधि या प्रस्ताव था वो था चेत सिंह के भतीजे को राजा बनाया गया और 22.5 लाख रुपए के वार्षिक कर को बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया गया। पिंडारुओं से युद्ध, ये लूटमार करने वाले लोग थे, 1816 से 1818 के मध्य में हुआ था। ये युद्ध जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स तथा पिंडारी के आमिर खान, करीम खान, वासिल मुहम्मद तथा चीतू के मध्य में हुआ था। इसका जो कारण था पिंडारियों के छापामार युद्ध से परेशान होना प्रमुख कारण था, और इसका परिणाम था बहुत से पिंडारी मारे गए। और इसमें जो संधि या प्रस्ताव था, आमिर खान ने अंग्रेजों को शरण ली और उसे टॉक की जागीरदार प्रदान की। करीम खान ने भी अंग्रेजों की शरण ली और उसे गोरखपुर जिले में गौस की जहांगीर मिली। नेक्स्ट जो था अंग्रेज तथा नेपाल वर्मा से युद्ध जो हुआ, युद्ध एवं वर्ष यहाँ पे दिया हुआ है। नेपाल का युद्ध जो हुआ था वो 1814 से 1816 के मध्य में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स तथा गोरखा के मध्य में हुआ था, और युद्ध के विलय का कारण था 1814 में गोरखों द्वारा अंग्रेजों के अधीन बस्ती जिले के निकट शिवराज और बुडबल क्षेत्रों पर अधिकार। इसका परिणाम अंत में जो है गोरखे पराजित हुए। इससे 1816 में जो है सिगौली की संधि हुई थी। इस युद्ध का जो परिणाम निकला, अंग्रेजों को कुमायूं, गढ़वाल क्षेत्र, हिमालय पर्वत के तराई क्षेत्रों का मिलना, गोरखों द्वारा सिक्किम पर अधिकार छोड़ना, नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक अंग्रेज रेजिडेंट रहने लगा। वर्मा का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1824 से 1826 के मध्य चला था, और ये युद्ध जो है लॉर्ड एम्सहर्स्ट तथा वर्मा के मध्य में हुआ था। वर्मा द्वारा अंग्रेजों से चटगांव, ढाका, मुर्शिदाबाद तथा कासिम बाजार क्षेत्र की मांग। इसका कारण था अंग्रेजों की विजय, यंगून पर अधिकार इसके परिणाम निकले, और 1826 ईस्वी में यांडगबू की संधि हुई। अंग्रेजों को अराकान तथा तनासरिम के प्रदेश प्राप्त हुए। मणिपुर को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया और वर्मा और अंग्रेजों के मध्य व्यापारिक समझौता हुआ। वर्मा का द्वितीय युद्ध जो हुआ था 1852 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी तथा वर्मा के मध्य में। अंग्रेज व्यापारियों द्वारा सरकार के नियमों का उल्लंघन जो है इसका प्रमुख कारण था। परिणाम इसका ये निकला कि वर्मा पराजित हुआ और मर्तमान और यंगून का अंग्रेजों का अधिकार हुआ। वर्मा का समूचा दक्षिणी भाग अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। अफगान का युद्ध जो है 1838 से 1824 के मध्य में हुआ था। लॉर्ड ऑकलैंड तथा अफगान के मध्य में हुआ था। अंग्रेजों को रूसी आक्रमण का भय, क्योंकि रूसी एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ा रहा था, ये इसका प्रमुख कारण था। इसका परिणाम जो था वो अंग्रेजों को भारी क्षति हुई थी। शाह शुजा, रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में एक त्रिपक्षीय संधि हुई, जिसमें शाह शुजा को अफगानिस्तान की गद्दी पर बिठाना तय हुआ। सिंध का युद्ध 1843 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड एलनबरो तथा सिंध के शासक के मध्य में। इसका कारण जो था अंग्रेजों द्वारा सिंध प्रांत को अपने राज्य में मिलाने पर ये प्रमुख कारण बन गया। सिंध के अमीर जो है पराजित हुए और सिंध प्रांत को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। प्रथम सिख युद्ध जो है 1845 से 1846 के मध्य में हुआ, लॉर्ड हार्डिंग तथा सिखों के मध्य में। सिख सेना ने सतलज नदी पार करके अंग्रेजी राज्य पर आक्रमण किया था, ये इसका प्रमुख कारण था, और इसका परिणाम था सिख सेना पराजित हुई थी। और परिणाम स्वरूप लाहौर की संधि हुई 1846 ईस्वी में।
जालंधर तथा सतलज और ब्यास नदियों को दोआब राज्य में मिला लिया गया। युद्ध के हर्जाने के रूप में सिखों को 1.5 करोड़ रुपया देना पड़ा। इस धनराशि को न दे पाने के कारण पंजाब राज्य का जम्मू कश्मीर भाग गुलाब सिंह को बेचना पड़ा। अंग्रेजों का 1849 ईस्वी में पंजाब पर पूर्ण अधिकार हो गया। ठीक है, ये था द्वितीय सिंध युद्ध का परिणाम, जो कि लॉर्ड डलहौजी और सिख के मध्य में हुआ था। अंग्रेजों द्वारा सिख के मुल्तान के दुर्ग पर अधिकार कर लिया गया था, इसका प्रमुख कारण था, और सिख सेना अंग्रेजों से पराजित हुई थी। फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।